नमस्कार, 3 बार उनका होगा अक्षर प्रसाद प्रार्थना और फिर आज का श्लोक और योगी चर्चा के पश्चात योगाभ्यास का प्रारंभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबा सांस एक बार भरकर 3 बार ओंकार लेते हैं। शुरू करते हैं आज का श्लोक। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक देखा, जिसमें योग की परिभाषा की गई थी। समत्वं योग उच्यते। उस श्लोक को एक बार दोहराएंगे और फिर जाएंगे नए श्लोक की ओर। तो कल का श्लोक हम दोहरा रहे हैं। योगस्य कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आज का श्लोक दूसरे ही अध्याय में 50वां श्लोक है, जिसमें फिर से एक बार योग की दूसरी परिभाषा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर के नाम से जाना जाता है, यह अपने शिष्योत्तम अर्जुन को योग की परिभाषा दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। इस श्लोक का हम पठन करेंगे। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। दूसरे अध्याय का यह 50वां श्लोक है। फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह, अर्थात समता से युक्त होकर, समबुद्धि में रहकर मनुष्य इस जन्म से मुक्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति उसे हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति को आप अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ सकते हैं, या जो आपका कर्म है उस कर्म का उद्देश्य भी आप समझ सकते हैं। उभे दुष्कृत सुकृत दुष्कृत्य, उभे अर्थात दोनों, सुकृत यानी अच्छे कर्म, दुष्कृत यानी बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अच्छे और बुरे इन दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होना है, उसमें अटक कर नहीं रहना है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है, हम बुरे कर्मों से तो दूर रहे, लेकिन अच्छे कर्मों में भी हमें नहीं अटकना है,
इसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ भी यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि दान करना एक सत्कर्म कहा जाता है, मगर दान करने के पश्चात अगर आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, उससे आपके भीतर अहंकार आ रहा है कि मैंने इतने लोगों को मदद की है, मैंने इतने लोगों का अर्थ सहाय्य किया है, तो उस अच्छे कार्य से भी उसका बुरा परिणाम सामने आ रहा है, आपका अहंकार बढ़ रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। मैंने यह किया, मैंने यो किया, मैंने वह किया। उसी तरह से जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो भी आपको नींद नहीं आती है। ऐसे आरोग्य क्षेत्र में उदाहरण है कि एक आदमी को लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, और यह न्यूज़ सुनते ही हार्ट अटैक से वो मर गया। यानी अत्यधिक खुशी भी घातक है। जिस प्रकार अत्यधिक दुख तो बुरा होता ही है, उसी प्रकार अत्यधिक खुशी भी बुरी हो सकती है। इसलिए हमें सम भाव में रहना है, सम स्थिति में रहना है। जो भी अच्छे कार्य आप करें उस कार्य में आपको अटक कर नहीं रहना है, उस कार्य से आपको बाहर आ जाना है। इसीलिए कहा गया है उभे सुकृत दुष्कृत्य। तो इस प्रकार से हम अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में लग जाए, क्योंकि योग का मतलब है कार्य कुशलता। हम जो भी कार्य करते हैं वह कुशलता से करें, परफेक्शन के साथ करें। ऐसी योग की दूसरी परिभाषा इस श्लोक में बताई गई है। जैसा कि हमने कल के श्लोक में देखा था, समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह समबुद्धि से करें, स्थिर बुद्धि से करें, उसी का नाम योग है। यह कल हमने देखा। और आज हमने देखा कि योग कर्मसु कौशलम। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह कर्तव्य बुद्धि से कुशलता के साथ करें। अगर आप भक्त के रूप में है तो भगवान को तन मन धन से प्रसन्न करने की चेष्टा करें। अगर आप विद्यार्थी है तो विद्या अर्जन प्रामाणिकता से करें, परीक्षाएं प्रामाणिकता से दे, ज्ञान ग्रहण प्रामाणिकता से करें। अगर आप शिक्षक है तो आपकी जो कर्तव्य है, अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन, ज्ञान प्रसार, वह आप प्रामाणिकता से करें। उसमें टॉप लेवल को जाने की कोशिश करें, परफेक्शन लाने की कोशिश करें, क्योंकि कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। यह योग की दूसरी परिभाषा। योग की तीसरी परिभाषा जो है वह योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि मुनि ने की है, जिसमें उन्होंने योग दर्शन में कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। निरोध अर्थात प्रतिबंध, प्रिवेंशन। चित्त क्या है? चित्त मन की एक अवस्था का नाम है। तो जब हम योग करते हैं तो चित्त की अलग अलग व्यवस्थाओं को प्रतिबंध होता है, हम स्थिर चित्त हो सकते हैं, उसी का नाम योग है। इस प्रकार से हमने योग की 3 परिभाषा कल और आज मिलकर देखी। इसके पश्चात देखेंगे योगिक चर्चा। आज हमारा विषय है कि सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल क्रियाएं, आसन और प्राणायाम जो हम लोग नित्य क्रम से करते हैं उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप सूक्ष्म क्रिया करते हो, जैसे हम लोग अगर हाथ की मूवमेंट कर रहे हो, तो ये सूक्ष्म क्रियाएं जो हम बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं, इसमें आपका कंसंट्रेशन शरीर के एक एक अंग पर होता है। जैसे हम बोलते समय बोलते हैं कि उंगलियों की एक्सरसाइज करते हैं, कोहनियों की करते हैं, कंधों की करते हैं, ग्रीवा की करती है, आंखों की करते हैं। तो हम एक एक अंग पर विशेष ध्यान देकर उसे स्ट्रेचिंग करते हैं और उसे वापस लचीला बनाने के लिए, उसे तंदुरुस्त बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं की जाती है। यानी हम लोग कहते हैं कि सूक्ष्म क्रिया के पश्चात आप कठिन आसन कर सकते हो। इसका कारण यह है कि हमने एक एक अंग को शिथिल कर कर उसे तंदुरुस्त बनाने के लिए कोशिश की है, उस पर एक एक पे कॉन्सेंट्रेशन किया है। अब जब आप स्थूल क्रियाएं करते हो तो स्थूल क्रियाएं कौन सी है? जैसे कि योगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, वॉकिंग है, भागना है, हाथ पांव की मूवमेंट है, अलग अलग आसन है। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म क्रिया में हम एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वैसे ही स्थूल क्रिया में हम पूरे शरीर की मूवमेंट
मूवमेंट करते हैं। पहले हमने एक एक पार्ट को ढीला किया, फिर पूरे अंग को हिलाया है। यानी ये होता है डिफरेंस सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रियाओं में। स्थूल क्रियाओं में आपके पूरे अंग के अवयव एक साथ आप हिलाते हैं। जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं तो हाथ को भी हिलाते हैं, पांव को भी हिलाते हैं, झुकते भी है, मुड़ते भी है। तो ये सारी क्रियाएं होती है स्थूल योगिक क्रियाओं में। अब तीसरा जो है सवाल, आसन और प्राणायाम। हम खड़े होकर कुछ आसन करते हैं, कुछ बैठकर करते हैं, कुछ सोकर करते हैं, कुछ लेट कर करते हैं। तो ये जो आसन है उसमें और प्राणायाम में क्या अंतर है? जब जब आप आसन की क्रिया करते हो उस समय आपकी आंखें खुली होती है, क्योंकि हम अपने शरीर का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर को एक शेप में हमें लाना होता है, जिसके लिए हम एक फिजिकल वर्क उसके ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये आसनों में होता है कि आंखें खुली रखकर हम लोग आसन करते हैं। जैसे दंड लगाए जाते हैं तो आपकी जिसे कहेंगे कि बाजुएं मजबूत होती है, बाहें मजबूत होती है। तो वैसे पांव की जंघाएं, पोटलियां, पिंडली, इन एक एक अवयव को हम उसमें अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से मजबूत करते हैं। उसमें हम हार्डवेयर को अपने अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि प्राणायाम, हमने ये बार बार कहा है कि प्राणायाम करते समय आपको आंखें बंद रखनी है, क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर यानी अंदर के भाग को झांकने की कोशिश करते हैं। जब आप प्राणायाम करते हो तो आंखें बंद कर कर करते हैं, क्योंकि हमें अपने ही मन में अपने ही स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी है जो श्वास और प्रश्वास से रिलेटेड है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप बहुत ज्यादा खाते हो तो भी तकलीफ होती है, बहुत कम खाते हो तो भी तकलीफ होती है। उसको बैलेंस बनाना है। तो आप बहुत स्पीड से सांस ले लो तो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत धीमा धीमा लेते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें बैलेंस बनाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, जिसे श्वास और प्रश्वास की गति पर हमारा लक्ष्य होता है। और हमारे आंतरिक विकास के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, शरीर के अंदरूनी शुद्धि के लिए हम लोग प्राणायाम को करते हैं। यानी आज मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिखाए, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, स्थूल योगिक क्रियाएं, प्राणायाम, आसन, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया, मेरा सब कुछ हो गया। हो सकता है क्योंकि आपने फिजिकल सारी मूवमेंट कर ली है, पर आपने अंदर अपने आप को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या किया। तो यहाँ पर आज हम यही रुकेंगे। कल और नए विषय के साथ आएंगे। तो ध्यान रखिए कि प्राणायाम आंखें बंद करके, आसन आंख खोल के करते हैं। अब हम लोग अपनी जगह पर खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं पहले करेंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं में पहले हाथ की मूवमेंट, फिर से ध्यान दीजिए, जो अभी मैंने आपको बताया उसी की तरफ आपको वापस लेके जा रही हूँ। हाथों को सामने किया, हाथों की उंगलियों को हिलाया, यानी हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है, हमारी हाथ की उंगलियों पर। मैं बाकी किसी अंग को हिला नहीं रही हूँ। सूक्ष्म क्रियाओं में हम लोग ऐसे करते हैं कि हर एक अंग को फोकस करते हैं। अब मैंने मुट्ठी को बंद कर लिया और रिस्ट को इस तरह से मुट्ठी बंद करके घुमाया। तो अब मेरे रिस्ट की एक्सरसाइज, यहाँ की हड्डियों को मजबूत करना है, उसको शिथिल और लचीला बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम लोग कोहनी की तरफ जाएंगे। तो कोहनी को मोड़ा, हथेलियों को इस तरह से रखा, यानी धीरे धीरे एक एक अंग को हमें इस तरह से भी लेना है। ये कंधे की एक्सरसाइज जिसमें हम लोग इस तरह से करते हैं। तो आइए पहले कोहनी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। 3 से 4 बार कोहनी मोड़ ली, हथेली को कंधे पर रख लिया। तो यहाँ पे आपके लिए एक एक जॉइंट को हम लोग थोड़ा लचीला बनाते हैं, उसको फ्लेक्सिबल करते हैं। अब कंधों की एक्सरसाइज, कंधों को कोहनी को सामने जोड़ते हुए सर्कल बनाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जितनी बार आप सामने से क्लॉकवाइज सर्कल लगाते हो, वैसे ही आपको एंटी क्लॉकवाइज भी लगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड का डेवलपमेंट नहीं करना है, दोनों साइड में बैलेंस लाना है। ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं कमर का एक्सरसाइज। उसके पहले गर्दन का, आंखों का, उसके पश्चात कमर पर आ जाते हैं। तो आइए गर्दन का एक्सरसाइज। हाथों से हथेली को यहाँ पर रख दिया शीश के पास, और अब सांस भरते हुए सर हाथ की ओर, हाथ सर की ओर प्रेस करते हैं।
सांस भरते हुए प्रेस करते हैं, सांस छोड़ते हुए ढीला करते हैं। अपोजिट साइड से करेंगे। अब यहाँ पर सर दर्द जिसको होता है, माइग्रेन जिसको होता है, उसकी प्रॉब्लम कम होने में सहायता होती है। अब हम लोग करते हैं, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक, कपाल को दबाया, हाथ पीछे की ओर, सर आगे की ओर। अब हाथों को पीछे लेके जाते हैं। हर एक्सरसाइज हम 2-2 बार करेंगे। अब ग्रीवा को सर्कल बनाना है धीरे धीरे। हाथ कमर पर रख दिए, आगे पीछे करके फिर सर्कल। पहले आगे 2 बार करेंगे धीरे धीरे, फिर पीछे करते हैं। फिर से याद दिलाएं, आगे करते समय सांस को छोड़ते हैं, पीछे करते समय धीरे धीरे सांस को भरते हैं। अब लेफ्ट एंड राइट टर्न लेना है। तो पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट की ओर अपनी गर्दन को टर्न, धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट की ओर लेके गए, होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सामने लाते हैं। अपोजिट साइड में करना है, राइट साइड की ओर होल्डिंग किया, फिर धीरे धीरे वापस सामने आते हैं। और एक बार इसी क्रिया को दोहराते हैं। लेफ्ट साइड में गर्दन को टर्न करना है, धीरे धीरे सामने आना है, फिर राइट साइड में धीरे धीरे टर्न करेंगे, फिर वापस धीरे धीरे सामने करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि एक एक अंग पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब आगे हम आपको सर्कल बनाना है। चलिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, कान को दिखा देते हैं। सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज 2 बार, एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। रुक जाते हैं। अब कर लेते हैं आंखों की एक्सरसाइज। सबसे पहले सावधान स्थिति में खड़े हो गए। अब आंखों को आकाश की दिशा में घुमाना है, नजर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। राइट साइड में, फिर घूमे की ओर, लेफ्ट में, आकाश की दिशा में, राइट साइड में, घूमी की ओर, लेफ्ट साइड में, सामने देखेंगे। अब इसे अपोजिट साइड से करना है। आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में, घूमी की ओर, राइट साइड में, फिर आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में, घूमी की ओर, राइट साइड में, और अब सीधे। तो ये हमने किया आंखों की गर्दन की एक्सरसाइज। अब कमर को घुमाएंगे कमर की एक्सरसाइज में। कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज,
अब कर लेते हैं घुटनों की एक्सरसाइज। तो अपने घुटनों पर हाथ रखा और घुटनों को बाहर की और दोनों को अपोजिट साइड में से घुमाना है। अपोजिट। जितनी बार आपने एक साइड में घुमाया उसके अपोजिट दूसरी साइड में। अब दोनों घुटनों को जोड़ लेते हैं और एक साथ घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब कर लेते हैं कुर्ची आसन। तो इसमें आइए हाथों को सामने लेते हैं जमीन की ओर और आराम से कुर्सी पर जैसे बैठते हैं, वर्चुअल कुर्सी पे आपको बैठना है। जितना होल्ड कर पाओ होल्ड कीजिए, इससे जंघाएं मजबूत होती है। सांस भरते हुए वापस ऊपर। एक बार इसे फिर से दोहराते हैं। अब कर लेते हैं वृक्षासन। लेफ्ट पाँव को उठाया, राइट पाँव की जंघा के अंदर ही साइड में रख लिया, मूलाधार क्षेत्र के पास एड़ी। हाथों को लिया, हाथों का पोस्चर यहाँ बदला और हाथ ऊपर की ओर जोड़ लिए। धीमे धीमे जैसे जैसे बन पाए वैसे कीजिए। अभी भी अगर आपका बैलेंस नहीं आ रहा है तो दीवार का सहारा ले लीजिए, चेयर का सहारा ले लीजिए, कोशिश करिए। वापस धीरे धीरे हाथों को नीचे लेते हैं। अपोजिट साइड से करेंगे। दूसरे पाँव को अपनी जंघा के पास रख दिया, धीरे धीरे हाथों का पोस्चर लिया। जितना बनता है होल्ड करते हैं, तो धीमे धीमे वापस हाथों को नीचे लाते हैं। अब कर लेते हैं ध्रुवासन। ध्रुवासन में वापस पाँव का पोस्चर वृक्षासन में था उसी तरह से है, सिर्फ आपको हाथ अपने वक्षस्थल के सामने इस तरह जोड़ लेना है। नीचे आ जाते हैं, दूसरे पाँव से करेंगे। वापस आसन को छोड़ते हैं। अब पेट पर लेट कर हमें कुछ आसन करने हैं, तो आइए अपने पेट के बल लेट चलिए। सबसे पहले कर लेते हैं मकरासन का भाग 1। हाथों की स्थिति, शीश जहाँ टिकाएंगे वहां आपके सर के पास, एक के ऊपर एक हथेली, पैर के पंजे बाहर की ओर फैले हुए, एड़ियां अंदर, 1 फीट का कम से कम डिस्टेंस पैरों में है। और शीश को अपने हाथों पर टिकाकर धीरे धीरे आपको रिलैक्स होना है। 1-2 लंबे सांस लेने हैं, जिससे पीठ को, कमर को विश्राम मिलता है। अपने शरीर के हर अंग को आप इसमें विश्राम स्थिति में ले सकते हो। धीरे धीरे 1-2 लंबे गहरे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आप शीश इस तरह से रख सकते हो या एक साइड में टर्न करके भी रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्ट फील हो उस तरह से रख लीजिए, क्योंकि हमें विश्राम की स्थिति है। इसे मकरासन, विश्रामात्मक आसन कहा जाता है। अब इसी का दूसरा पार्ट, पैर के पंजों को जोड़ लिया, पंजे आकाश की ओर, हथेलियां अपने चेहरे को इस तरह से स्टैंड बना लीजिए हथेलियों से, और एक एक पाँव को अपने पीछे से नितंब को लगाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे एक एक पाँव को 1 बाय 1 आपको करना है, लेफ्ट राइट पाँव को। 5 से 6-7 बार आप आराम से इसे कर लीजिए।
अब दोनों पाँव जोड़ लेने हैं और दोनों पाँव से एक साथ ले लेना है। दोनों पाँव एक साथ नितंब को लगाने हैं घुटनों से मोड़कर। ये मकरासन का दूसरा प्रकार है। मकरासन में दो है, एक विश्राम की स्थिति और ये दूसरी है आपके पाँव की मूवमेंट, जिससे पेट, पीठ, कमर की एक्सरसाइज हो जाती है, पैर की जंघाएं भी मजबूत होती है। अब हम इसी में कर लेते हैं भुजंगासन, पेट पर लेटे हुए। तो भुजंगासन में आपका हाथ की हथेली जो है वो आपकी छाती के पास इस तरह वक्षस्थल के पास खड़ी कर देनी है। पैर के पंजे नीचे फैले हुए धीरे धीरे अपने शीश पहले थोड़ी जमीन पर टिका कर रखते हैं और धीरे धीरे इस तरह से आराम से उठाइए, जितना आपसे बन पाए। अपने छाती के ऊपर, कमर के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे आप ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जितना जिससे बन पाए उसे ऊपर उठाना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस भूमि की ओर आना है। एक बार इसी चक्र को दोहराते हैं। ऊपर जाकर आपसे जितना बन पाए उतना होल्ड कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर लेते हैं, होल्ड किया, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। अब तिर्यक भुजंगासन इसी में ले लेते हैं। जैसे हम अभी उठे थे, सिर्फ आपको गर्दन को टर्न करना है और पाँव की एड़ी को देखना है। आइए, सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं, गर्दन को राइट लेफ्ट में टर्न किया, लेफ्ट एडी को देखने की कोशिश, जितना बनता है स्थिति में होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे गर्दन को पहले सामने करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब इसी के अपोजिट साइड में फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर की ओर, गर्दन को टर्न किया, फिर होल्डिंग करने के पश्चात सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करना है और आराम से थोड़ी को जमीन पर टिका लेना। अब हाथों को फैला लेते हैं। एक इसमें पूर्ण भुजंगासन भी है, वो भी स्थिति आप कर सकते हो। इसमें हाथों की दो पोस्चर आती है। पहली पोस्चर, हथेलियां इस तरह आप छाती के पास एक के ऊपर एक रख सकते हो। दूसरी पोस्चर में शीश के पास आपकी हथेली एक के ऊपर एक रख सकते हो और सांस भरते हुए पूरे हाथ को उठाने की कोशिश करनी है, लंबा करने की। इसे कहा जाता है पूर्ण भुजंगासन। जितना बन पाए होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस भूमि पर अपनी ठोड़ी को ला लेते हैं। मकरासन में विश्राम करेंगे। 2-3 आसन होने के पश्चात अगर कमर पीठ में ज्यादा स्ट्रेचिंग होने लगे, ज्यादा तकलीफ होने लगे, तो विश्राम के लिए 1-2 बार आराम से मकरासन कर सकते हो बीच बीच में। अब कर लेते हैं शलभासन। पांव के पंजे जोड़े हुए, हाथों की हथेलियां जंघाओं के पास फैली हुई। अब एक एक पांव 30 डिग्री तक आपको सीधा उठाना है। थोड़ी जमीन पर टिका कर रखनी है, सर को उठाना नहीं है, सिर्फ पांव उठने वाले हैं, बाकी शरीर जमीन पर आराम से टिका हुआ है। सांस भरते हुए लेफ्ट पांव को धीरे धीरे उठाया, 30 डिग्री तक उठाकर होल्ड करना है। पांव को सीधा उठाना है, ऐसे टर्न नहीं करना है, सीधा उठाना है। जितना बन पाए उतना होल्ड करना है, थोड़ी को भी नहीं उठाना है, चेहरे को उठाना नहीं है। फिर धीरे धीरे वापस पांव जमीन पर ला लेना है। सांस भरते हुए पांव उठाते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाते हैं। दूसरे पांव से करेंगे, फिर वापस धीरे धीरे नीचे। इसी तरह दोनों पांव से भी आप कर सकते हो। दोनों पांव उठाने के लिए अपने हाथ को जंघाओं के नीचे हथेली को रख लीजिए और हाथों की उंगलियों से अपने हाथ को प्रेस करके भी आप ऊपर आ सकते हो। फिर वापस धीरे धीरे नीचे।
धनुरासन। तो पाँव को मोड़ लीजिए घुटनों से, अपने हाथों से अपने पाँव की एड़ी का पोर्शन जो है उसे पकड़ने की कोशिश। यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे भी पकड़ सकते हो, जैसे जिसकी क्षमता है उस हिसाब से आपको पकड़ लेना है। और धीरे धीरे आपको अपने शरीर को ऊपर जो पेट वाला पोर्शन है और जंघाओं के नीचे वाला पोर्शन धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाकर होल्ड करना है। जितना बनता है होल्डिंग में रुकिए। अगर थक जाओ तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस शरीर को पहले टिका दीजिए, फिर हाथों को छोड़ दीजिए। एक बार फिर से यही चक्र हम लोग दोहराते हैं। इस तरह से पाँव मोड़ कर लिया और शरीर को उठाया। पाँव को लंबा कर लेते हैं और मकरासन में विश्राम करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पेट, पाँव, कमर में सभी में बहुत स्ट्रेचिंग होता है। वो फिजिबल करने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी होता है। अब धीरे धीरे हमें लेफ्ट साइड में टर्न होकर विपरीत नौकासन लेडीज नहीं करती। तो विपरीत नौकासन इस तरह से किया जाता है। एक अपोजिट हाथ यानी लेफ्ट हाथ कमर पे रखा, राइट हाथ को सामने से उठाना है, लेफ्ट पाँव को पीछे से उठाना है। तो ये आसन लेडीज नहीं करती, इसलिए अब आपको सिर्फ इनके पास ध्यान देना है, क्योंकि इसमें पेट पर बहुत अधिक दबाव आता है तो गर्भाशय की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए तो ये आसन विपरीत नौकासन इसे कहा जाता है। ये विपरीत पूर्ण नौकासन, जिसमें आप हाथ और पांव दोनों एक साथ आपने हवा में उठा लिए। जैसे हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत के लिए पहले उड्डान लगाई तो जो पोस्चर बना था, उस तरह हम ये लोग उड्डान लगा रहे हैं अपनी। इसके पश्चात मकरासन में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग बहुत अधिक होता है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए पीठ के बल से हो जाते हैं। पाँव में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर के पंजे बाहर की ओर, हथेलियां जंघाओं के पास आकाश की दिशा में फैलाते हुए जमीन पर टिका दिया है पूरा शरीर। एड़ियां अंदर की साइड में है। लंबे लंबे सांस धीरे धीरे लेना, आंखें बंद कर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। इसे कहा जाता है शवासन। इसके पहले वाले एक शिविर में बच्चों को शवासन पढ़ा रही थी। एक शरारती बच्चे ने, या जो जिज्ञासु भी बोल सकते हैं उसे हम लोग, उसने पूछा, मैडम शवासन में सांस लेनी है कि पूरी बंद कर देनी है? तो दूसरा शरारती बंदा उसको बोला, अरे पूरी सांस छोड़ दे, वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आपको ऐसे नहीं करना है, सांस को लेना भी है और छोड़ना भी है। धीरे धीरे लंबा सांस लेते हैं, लंबा लंबा सांस छोड़ते हैं। कुछ प्रोसेस बताओ, इसके पहले बच्चों ने अपना जोक बना लिया। आइए अब हथेलियां हम अपने पास जंघाओं के समीप रखते हैं, पाँव को जोड़ लेते हैं। अब करेंगे हम लोग उत्तान पादासन। एक एक पाँव से 30 डिग्री तक आपको पैर को आराम से सीधा उठा लेना है। जैसे आपने शलभासन किया था उसका काउंटर आसन। होल्डिंग करना है जितना बन पाए उतना, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने इस पाँव को नीचे डालते हैं। दूसरे पाँव से करेंगे। होल्ड किया और धीरे धीरे वापस इस पाँव को भी धीरे धीरे नीचे लाते हैं। सांस छोड़ते हुए पाँव नीचे आता है, सांस भरते हुए ऊपर लिया जाता है। अब दोनों पाँव एक साथ उठाने हैं। उसके लिए पैर के पंजे आपके सीधे इस तरह से रखिए और दोनों पाँव 30 डिग्री तक उठाइए।
छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, उसके हिसाब से आपको ऊपर होल्डिंग करना है। अब 45 डिग्री तक हमें एक एक पाव को थोड़ा थोड़ा उठाना है। पहले से थोड़ा और ऊपर लिया। इसमें आपकी जंघाओं में, मांसपेशियों में, कमर में अधिक खिंचाव सा होता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन आपका हरदम, दिन भर हम लोग खड़े होकर काम करते हैं तो पाँव के पास ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे पाँव को नीचे लेते हैं। पर इस स्थिति में हम लोग अपने ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा मोड़ते हैं, कमर के पास लाते हैं, और इससे पाँव की मांसपेशियां मजबूत होती है। पाँव की स्थिति इस तरह से आपको रखनी है, धीरे धीरे पाँव को नीचे ले। अब दोनों पाँव आपको 45 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करना है, जितना बन पाए उतना। कंपन सा शरीर में होता है, उसे महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएंगे। अब करते हैं अर्ध हलासन। तो अर्ध हलासन में आपको अपने पाँव 90 डिग्री तक सीधे लाकर खड़े करने की कोशिश करनी है कमर के बेस पर। तो आइए करते हैं अर्ध हलासन। अब जिसको ये पैर सीधे रखने में दिक्कत आती है, वो लोग अपने हाथों से इस तरह से सहारा देकर अपने पाँव को पकड़ सकते हैं, और जिसे इस सहारे की जरूरत नहीं है वो अपने हाथ जमीन पर आराम से टिका ले। जितना बन पाए होल्ड करते हैं, फिर वापस धीरे धीरे पाँव को घुटनों से मोड़कर आप आराम से जमीन पर टिका सकते हैं। अब इसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो उसे कहा जाता है सर्वांगासन। हम 90 के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे। इस तरह से आपको अपने पैर को सीधा कमर पर हाथ देकर सहारा लेना है और उसे खड़ा करने की कोशिश करनी है। जितना जिससे बन पाए होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आ सकते हैं। यह है सर्वांगासन। हाई बीपी वाले पेशेंट से नहीं करते। धीरे धीरे नीचे आते हैं, घुटनों को मोड़कर अपने कमर का पोर्शन निकाल लिया, पाँव को लंबा। अब शवासन में एक कुछ क्षणों के लिए विश्राम। आइए लेफ्ट साइड में टर्न होकर हम लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। पेट पर लेट कर भी लेना है, पवन मुक्तासन, उसके पश्चात रखेंगे। चलिए, पैर को पास में ले लिया, एक एक पाँव को अपनी छाती के पास फोल्ड कर घुटने से मोड़ कर ले लेते हैं। हाथों से उसे अपनी छाती के पास प्रेस करना है। जिसे स्पॉन्डिलाइसिस या कमर की तकलीफ अधिक हो वो गर्दन नहीं उठाते, और अगर तकलीफ ना हो तो आप धीरे धीरे अपने शीश को उठाकर नाक से अपने घुटने को स्पर्श करने का चेष्टा करें। धीरे धीरे वापस पहले शीश को आराम से जमीन पर टिका देते हैं, फिर पाँव को ढीला छोड़ देकर लंबा कर देते हैं। अपोजिट साइड से कर लेंगे। धीरे धीरे इस पाँव को भी छोड़ते हैं। अब दोनों पाँव से एक बार पवन मुक्तासन, एक साथ दोनों पाँव घुटनों से मोड़ लेने हैं, अपनी छाती के पास ला लेने हैं और हाथों से प्रेस करना है। जिससे बन पाए वो अपने चेहरे को उठाकर नाक को अंगूठे से स्पर्श करने की कोशिश, घुटनों को स्पर्श करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे वापस
नीचे आ जाओ। अब कर लेते हैं कंधरासन। पहले नौकासन फिर कंधरासन। तो नौकासन में आपको अपने पैर का पॉसिबल आदर्श पाँव की स्थिति आपको इधर देखनी है। मेरे पाँव को आगे स्पेस कम है थोड़ा, तो मेरा पाँव अभी आपको टिका हुआ दिख रहा है। तो अब आपको दोनों पाँव एक साथ ऊपर उठाने हैं और हाथ सामने ऐसे इस तरह से उठाने हैं। धीरे धीरे नौकासन करेंगे। जितना जिससे बन पाए उतना होल्ड कीजिए। हाथ और पाँव की जो स्थिति है वो ऐसे समांतर आनी चाहिए, इसकी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति पहुंचते हैं। एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे। धीरे धीरे इसमें आपके कमर में पाँव में स्ट्रेचिंग थोड़ा अधिक होता है, तो विश्राम इसके पश्चात कर लेते हैं और फिर दूसरे आसन करते हैं। अब करते हैं कंधरासन। पाँव को घुटनों से मोड़कर पंजे जमीन पर टिके हुए नितंब के समीप अपने पाँव ला लीजिए। अपने हाथ से आप एड़ी के पास का पोर्शन पकड़ सके इतना आपको समीप अपने पाँव को ला लेना है। उसके पश्चात सिर्फ कमर यानी पीठ वाला पोर्शन उठाना है, कंधे उठाना नहीं है। धीरे धीरे सांस करते हुए शरीर को ऊपर की ओर लेना है। इसमें कंधे उठाना नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसे कहा जाता है कंधरासन। ये कमर के लिए, महिलाओं की गर्भाशय की स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। धीरे धीरे वापस इसे भूमि पर शरीर को टिका देते हैं। इसी में ऐसे ही एक किया जाता है जिसमें हाथों का बेस कमर को देकर किया जाता है, सेतु बंधासन। इसमें आपकी थोड़ी कमर और ऊपर उठ जाती है और अपना जैसे पुल बनता है वैसे हमारे शरीर का शेप बन जाता है। तो इसे इसलिए सेतु बंधासन कहा जाता है। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए कमर को जमीन पर टिका देते हैं। पाँव हम रिलैक्स हो जाएंगे। अब करते हैं साइकिलिंग, जिसे कहा जाता है पाद द्विचक्रिकासन। द्विपाद चक्रिकासन। एक एक पाँव से पहले साइकिल चलाते हैं। द्विपाद चक्रिकासन में पहले एक साइड से राउंड बनाना है पैरों का, फिर विरुद्ध दिशा से जितनी बार आप क्लॉकवाइज करते हैं उतने ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। कमर, पीठ, पेट, जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी दूर करने के लिए यह 50, 100, 200 बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। यथाशक्ति करते रहे। पहले धीरे धीरे करें, बाद में आप क्षमतानुसार स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको कम मेहनत में ज़्यादा पसीने आते हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन पहले दिन ज़्यादा ना करें। उसके पश्चात कुछ समय शवासन में विश्राम कर लें। दीर्घ श्वसन करें।
यह था द्विपाद चक्रिकासन, जिसे साइकिलिंग के नाम से भी आप जान पाते हैं। इसके बाद में करेंगे एक पाद वृत्तासन। लेफ्ट लेग को उठाते हुए आपको बड़ा सा राउंड बनाना है। यथाशक्ति पैरों के पंजे थोड़े से तने हुए स्थिति में जितना बड़ा राउंड आप बना सकते हैं उतना बड़ा राउंड बनाएं। 5 बार प्रतिदिन धीरे धीरे इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। पूरे शरीर को आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन ये कैलोरीज बर्न करने के लिए अच्छा है। पसीना आता है जिससे शरीर के अनावश्यक तत्व बाहर जाते हैं। 5 बार अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से एक पैर को विश्राम, दूसरे पैर की क्रिया राइट लेग से कर रहे हैं। 5 बार करेंगे। अपोजिट साइड 5 बार। थोड़ा सा विश्राम, दीर्घ श्वसन 2-4 बार। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे पाद वृत्तासन। हाथों से जमीन में सपोर्ट देंगे शरीर को और गोलाकार चक्र बनाएंगे दोनों पैरों से। शरीर के सभी अंग को व्यायाम देने वाला। अपोजिट साइड से यथाशक्ति करें, जितना बड़ा वृत्त गोल बना सकते हैं उतना बनाएं। विश्राम। याद रखें, जब भी आप पाद वृत्तासन करें वह सम संख्या में करें। यानी एक लेफ्ट पैर से अगर आप 5 बार घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर से राइट लेग से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर दोनों पैरों से 5 बार या 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। जितनी संख्या में आप लेफ्ट से घुमा रहे हैं उतनी संख्या में आप राइट से घुमाएंगे। जितनी संख्या में आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उतने ही संख्या में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे इसकी संख्या प्रतिदिन बढ़ाते रहे। अगर आपको वेट लॉस करना है, कैलोरीज बर्न करनी है, तो थोड़ा सा पसीना भी आपको आता है जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाई बीपी वाले जो पेशेंट्स है वो इसे तीव्र गति से न करें, वह स्लो गति से इसको कर सकते हैं। इस प्रकार पाद वृत्तासन और साइकिलिंग ये दोनों वेट लॉस के लिए, पेट कमर की अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। थोड़ा सा शवासन में विश्राम, दीर्घ श्वसन। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए हाथों का सहारा लेकर बैठना है आसन की स्थिति में। जितनी ज़्यादा आपको थकावट महसूस हो उतने समय आप शवासन की अवधि बढ़ा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को रिलैक्स महसूस होगा। आसन की स्थिति, जिस भी आसन में आप स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वह आसन स्थिति ग्रहण करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या व्रजासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ अलग अलग मुद्रा की स्थिति आप धारण कर सकते हैं। यह सर्वसाधारण स्थिति में
ध्यान मुद्रा, जिसे ज्ञान मुद्रा के नाम से भी आप जान सकते हैं। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर स्थित, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सामने की दिशा में, आंखें बंद। जब आप आसन करते हैं तो खुली आंखों से करें, जब आप प्राणायाम करते हैं तो बंद आंखों से करें। शुरू करेंगे भस्त्रिका, दीर्घ श्वसन। सांस लेना है, फेफड़ों को पूरी तरह से फैलाना है। कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन भस्त्रिका करना जरूरी होता है। अभी हमें अवधि कम है, इसीलिए हम 1-2 मिनट ही प्राणायाम कर रहे हैं। दूसरा है कपालभाति। इसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं। जब तक आप थक न जाए तब तक सातत्य से करते रहे। धीरे धीरे इसका अवधि बढ़ाने की कोशिश करें। कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करते रहना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। इस प्रकार 1 मिनट में 60 बार आपको करना है। थकावट महसूस हो तो रुक जाएं और फिर कुछ समय दीर्घ श्वसन लेकर सातत्य से करते रहें। इसके पश्चात तीसरा प्राणायाम जो है वह है शीतली और शीतकारी, जो कि गर्मियों के दिनों में किया जाता है, या जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ गया है, शरीर का बुखार आ गया है, आपको टेम्परेचर कम करना है तो शीतली या शीतकारी कर सकते हैं। शीतली में अंग्रेजी यू के जैसे जीभ को आकार बनाते हुए मुंह से सांस भीतर गहरा लेना है और नासिका से प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। याद रखें, मुंह से सांस अंदर लेना और मुंह बंद कर कर नासिका से प्रश्वास छोड़ना। यह है शीतली प्राणायाम। इसका अल्टरनेटिव है शीतकारी। शीतकारी में उसी तरह जैसे बंदर चिढ़ाता है, दांत एक दूसरे पर भींचते हुए सांसों को भीतर गहरा लेना है और धीरे धीरे प्रश्वास के द्वारा छोड़ना है। मुंह से सांस भीतर गहरा लेना है और नासिका से प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। आपको इससे शरीर में हो रहा बदलाव महसूस होगा। टेम्परेचर के बारे में, शरीर का टेम्परेचर कम होता है, बुखार कम होते हैं। गर्मी के दिनों में भी आपको ठंडी का एहसास मिलता है, राहत मिलती है, शीतलता मिलती है। तो 3 से 5 बार आप शीतली और शीतकारी आवश्यकता अनुसार दिन में किसी भी समय पर आप शीतली शीतकारी कर सकते हैं, जब भी आपको ठंडी की ज़रूरत हो, टेम्परेचर रिड्यूस करने की ज़रूरत हो। कपालभाति और भस्त्रिका से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, शीतली और शीतकारी से बॉडी का टेम्परेचर कम ही होता है। लेकिन ध्यान रहे, दमा अस्थमा के रोगी इसको न करें। उनके लिए यह कफ बढ़ाने वाला हो सकता है। सर्दी जुकाम हो तो शीतली शीतकारी न करें, क्योंकि इससे टेम्परेचर कम होता है। इसके पश्चात अनुलोम विलोम, जिसमें हम लेफ्ट से सांस को भीतर गहरा भरते हैं और राइट साइड से धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हैं। फिर राइट से सांसों को भीतर गहरा भरते हुए अपोजिट साइड से छोड़ते हैं। कम से कम 5 से 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी होता है। आज समय की कमी के कारण हम खाली 1-1 मिनट इस प्राणायाम को दोहरा रहे हैं। फिर किसी दिन हम
30 मिनट के लिए यह सभी 8 प्राणायाम का अभ्यास आने वाले दिनों में करेंगे। उस दिन हम बाकी व्यायाम थोड़े से कम करेंगे, जिससे आपको प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। अगले प्राणायाम की ओर जाएंगे, भ्रामरी, जिसमें आपको पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, शेष तीनों उंगलियां अलगद से हल्के से आंखों पर न दबाते हुए और अंगूठे से कान को बंद करते हुए भ्रमर की भांति गुंजन करना है। त्रिवार करेंगे। उद्गीत या ओंकार 3 बार। सेकंड्स के लिए प्रणव ध्यान में आपको स्थिर बने रहना है, आंखें बंद ही रहेगी। प्राणायाम से शरीर में होने वाले सूक्ष्म बदलाव पर लक्ष्य केंद्रित करना है। जब भी आपके पास समय हो आप प्रणव ध्यान कर सकते हैं। अलग अलग पक्षियों की ध्वनि पर आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं या अपने खुद के श्वास प्रश्वास पर भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो पश्चात धीरे धीरे दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर लेते हुए हल्का सा घर्षण से चेहरे को मसाज। त्रिवार कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। कर लेंगे प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद।